अहिल्या नगरी के भूमिपुत्र हैं, इंदौरी घराने के हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। देश भर के कई चैनलों पर आप भाऊ साहब को देखते होंगे डिबेटर के रूप में। मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय भाऊ साहब को। इंदौर में हूँ, अपने नगरी में हूँ। मंचासीन सभी सामने बैठे हुए सब बहुत सारे लोग सीनियर हैं जिनको देख के हमने पत्रकारिता शुरू की है। सबसे पहले मुझे लगता है कि कोरोना के चक्कर में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के चक्कर में 2 सेशन अलग अलग हुए, तो हम पहले सेशन में नहीं, हम दूसरे दिन बुलाए गए। वैसा मैं हमेशा जब से शुरू हुआ उत्सव तब से पहले दिन से होता है, और मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए कोरोना, नहीं तो अगली अधिवेशन में मुझे क्वारंटाइन नहीं किया जाए ये डर है। अभी 2 वक्ताओं को सुना आपने। सभी हम पत्रकार हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं, कुछ मजबूरियां होती है, कुछ मजबूरियां नहीं होती है, कहीं जवाबदेही होती है, कहीं जवाबदेही नहीं होती है। 2 वक्ताओं को सुनने के बाद तो मुझे अब ऐसा लगा कि 2014 के पहले नंगा नाच हो रहा था और पत्रकारिता 2014 से शुरू हुई। कई उदाहरण दिए गए, बीबीसी का उदाहरण दिया गया, लेकिन उसी बीबीसी पे जब बोफोर्स की खबर उसी बीबीसी ने ब्रेक की तो आज के सत्ताधीश उसी बीबीसी को सर पे लेके नाच रहे थे। ये सब सब्जेक्टिव होता है। मैं बच्चों को खासकर इस बारे में बताना चाहता हूं, आप सब्जेक्टिव देखते हो। जब आप विरोध में होते हो तब आपको अशोक वानखेड़े अच्छा लगता है क्योंकि वो सत्ता पे प्रहार करता है, वो मित्र होता है। और जैसे ही आप सत्ता में जाते हो वो आपका दुश्मन होता है क्योंकि वो फिर सत्ता में प्रहार करता है। पत्रकारिता में पॉजिटिव पत्रकारिता होनी चाहिए, और पॉजिटिव पत्रकारिता के लिए राजेश बादल बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ है, और वो लगातार कहते हैं कि समाज में अच्छी भी चीजें होती है, उसको दिखाना भी चाहिए, वो दिखाते भी हैं। लेकिन पत्रकार, खासकर मैं खबरें रिपोर्टिंग से ज्यादा यदि विश्लेषण का सवाल करूं, क्योंकि मैं विश्लेषण के तौर पे जाता हूं, तो सवाल तो मैं सत्ता को पूछूंगा। चाइना में यदि चाइना की आर्मी पॉइंट 4 तक आके फंस गई है तो सवाल सत्ता को पूछूंगा। फिर राहुल गांधी कहे या लेफ्ट कहे या राइट कहे, क्योंकि मेरी भी सूचना मुझे बता रही थी कि फिंगर 4 पे लोग आए हैं। इस देश के डिफेंस मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हमारी 1 इंच भी जमीन चाइना के पास नहीं है, तो फिर चाइना गया पीछे कहां? चाइना ने अपनी जमीन दी है। जब देश के सामने झूठ बोलता है प्रधानमंत्री, तो यह दायित्व बनता है पत्रकारों का सवाल पूछना, चाहे देशद्रोह का मुकदमा तुम्हारे सामने हो जाए। 2002 पिछले 2 साल में 6300 लोगों को राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, और 2% के ऊपर सिर्फ आरोप तय हुए हैं। ये गवर्नेंस नहीं है। हाँ, हो सकता है जवाहरलाल नेहरू ने पीटीआई वाले को निकाल दिया, लेकिन वो वाकया भी है। चीन के युद्ध के बाद जब पत्रकारों से मिलना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू, और जो लिस्ट है उनके पास, तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के तत्कालीन एडिटर का नाम उसमें नहीं था। उसने कहा कि ये नाम क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि आपके विरोध में बहुत लिखते हैं। तो बोले क्या हुआ, उनको बुलाओ। ये भी देखा है इसी देश ने, इसी जवाहरलाल नेहरू के मुंह से। लेकिन जब TV9 भारतवर्ष का लॉन्चिंग हुआ, प्रधानमंत्री ने लॉन्चिंग किया, और जब प्रधानमंत्री निकल रहे थे तो शायद वो भूल गए थे कि उनकी हर चीज टेलीकास्ट हो रही थी। निकलने के बाद जब वो कार में बैठने के पहले मालिकों को कहते हैं, आपने तो आपके चैनल में सब मेरे खिलाफ बोलने वाले लोग भर दिए। ये देश का प्रधानमंत्री है, एक चैनल के मालिक को ये कहे कि तुमने मेरे खिलाफ देश का बोलने वाला लोग भर दिए। क्या वो पत्रकार नहीं थे? और अजय तंजुम ने आज दिखा दिया कि नौकरी से जाने के बाद फील्ड रिपोर्टिंग में उतर के 16 करोड़ व्यूज उसने यूट्यूब चैनल पे दिखा दिए। यह है पत्रकारिता। पत्रकारिता 2 पालघर में साधु मरने पे 25 दिन रोना रोने की पत्रकारिता नहीं है। यह कौन सी पत्रकारिता होगी कि पालघर में 2 साधु की हत्या होने के बाद सोनिया गांधी ने पोप को फोन करके बोला कि मैंने हत्या करवा दी? यह पत्रकारिता है?
ये पत्रकारिता नहीं है, ये दलाली है। हमारे यहाँ बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डिसीजंस, एक पत्रकार का चैट पूरा बाहर आ गया। देश की सुरक्षा के बारे में वो बताता है एक फटीचर आदमी को जो मात्र टीआरपी रेटिंग की कंपनी चलाता है, उसको बताता है कि कल क्या होने वाला है। वो ये बताता है कि ये मंत्री मैं बनाने जा रहा हूं, स्मृति ईरानी को बनने वाली है, मैं बनाने जा रहा हूं, और जावड़ेकर यूजलेस है। और दुर्भाग्य है कैबिनेट के एक मंत्री को मूर्ख और निकम्मा बोलने के बाद भी वो आज भी चैनल प्रिय है। हाल ही में हुआ, गृह मंत्री गए थे आज तक में, सुमित अवस्थी, मध्य प्रदेश की देन है पत्रकारिता में। मुझे बुरा लगा सुमित के बारे में। एबीपी न्यूज में सुमित ने जब पूछा कि आपने क्या किरण बेदी को गवर्नर पद से हटाया, उन्होंने कहा होमवर्क करके लाइएगा। उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, इसलिए उनको निकाला गया। सुमित अवस्थी ने कहा नहीं साहब, कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। इस बात होम मिनिस्टर डांटते हैं उसको कि मैं गृह मंत्री हूं, मुझे पता है कार्यकाल मई में समाप्त होने वाला है, हम फरवरी में हैं। ये दुर्भाग्य है कि हमारे गृह मंत्री को यह पता नहीं कि मई फरवरी के बाद आता है। उनको लगता है शायद फरवरी मई के बाद आता है। यह है, आप किसी को नौकरी करने देते, आए दिन रेड मारते हैं, इनकम टैक्स, ईडी। मेरा सवाल शासन को हमेशा रहा है, शरद पवार जेल में क्यों नहीं है? चुनाव के पहले उनको ईडी का नोटिस जाता है, उसके बाद ईडी क्या करती है? अशोक गहलोत के भाई को ईडी ने उठाया, उसके बाद वो जेल में क्यों नहीं है? वाड्रा जेल में क्यों नहीं है? 5 साल हो गए। यदि एक वाड्रा को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डालने के आपके 5 साल में आप नहीं कर पाए, तो इस देश में न्याय क्या दिलवाएंगे आप? या तो वाड्रा भ्रष्ट नहीं है, या कोई मांडवली हुई है जिसके तहत वाड्रा आज बाहर है। 70,000 करोड़ का गबन का केस, ईडी का नोटिस, एफआईआर दर्ज करो। उसके महानायकों के साथ 80 दिन की सरकार बनती है महाराष्ट्र में, और रात को प्रधानमंत्री स्पेशल प्रोग्राम के तहत परमिशन देते हैं, रात को अंधेरे में शपथ विधि होता है। ये 2014 के बाद हुआ, इसके पहले कभी नहीं हुआ। और पत्रकारिता रिपोर्टिंग करती है तो उसको बोला जाता है कि तुम राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह हो। इस सरकार का सवाल पूछना देशद्रोह हो गया। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के बारे में पूछना देशद्रोह हो गया। कहां का शासन चल रहा है? पेट्रोल 100 के ऊपर हो गया, उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए चैनल बोलते हैं कि वो होना चाहिए। एक नेता ने बोल दिया कि जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे, तो किसी ने, सबने कह दिया कि वो श्री राम के खिलाफ है। मैं राम से प्यार करता हूं, राम मेरे दैवत है। सुबह उठते से ही मैं राम राम करता हूं। किसी को शमशान में पहुंचना ना हो तो राम नाम सत्य बोलता हूं। किसी के बर्थडे पे जाके यदि राम नाम सत्य बोल दिया तो जूते से मारेगा मुझे। राम का नाम लेने की जगह है, राम का नाम लेने की एक पद्धत है। संघ के एक बहुत बड़े ऑफिस बियरर ने बंगाल में ही कहा कि राम के नारे लगा के आपने राम का और नेताजी दोनों का अपमान किया है। वो खबर कहीं नहीं छपेगी, क्योंकि वो खबर छपने से सत्ता को तकलीफ होती है। सवाल वो नहीं, उसके पहले हो गया होगा गलत। मैं तो बोलता हूं कांग्रेस ने 60 साल तक कुछ नहीं किया, उसके बाद तो परिवर्तन होना था। कांग्रेस के टाइम पे सरकारें बनती गई, कांग्रेस के टाइम पे पत्रकार मंत्री बनाते रहे, तो आज हमने बनाया तो क्या गलत किया? तो फिर आप में कांग्रेस में फर्क क्या है? पार्टी में तो डिफरेंस कहां है? सत्ता परिवर्तन की जरूरत क्या है? 5-5 साल बांट लो, 5 साल तुम सरकार पे शोषण करो, 5 साल जनता को मरने के लिए तैयार है। किसान को आतंकी कहते हैं। यदि किसान खालिस्तानी है, किसान आतंकी है, किसान नक्सली है, तो इस सरकार किस मुंह से किसान से बात कर रही है? उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इस्तीफा देना चाहिए जो नक्सलियों से बात करता है। एक तरफ कहेंगे ना कि हमारे देश का किसान, इसको फुसलाया गया है, दूसरा आदमी बोलता है ये डबल स्पीकिंग का स्टैंडर्ड ये 2014 से जो पार्टी करते आ रही है वो सत्ता में है, इसलिए बोलते कुछ है करते कुछ है। जो बोलते वो कभी नहीं करते और जो करते हैं वो कभी बोलते नहीं है, ये प्रॉब्लम है। फिर वो जुमले हो जाते हैं, चुनावी जुमले।
जब चुनाव में बोलने वाले शब्द जुमले हो जाते हैं तो मतदाताओं को सजग होना चाहिए कि वो जिनके भाषण सुनने जाते हैं वो चुटकुले होते हैं, वो तुम्हारा भविष्य तय करने वाला भाषण नहीं होता जिसके बलबूते पे आप वोट करते हो। गलतियां सबसे हुई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई इसलिए पूरा देश आक्रोशित था। कल आप इमरजेंसी लगा के हिम्मत कहना इंदिरा गांधी ने तो लगाई थी, हमने लगाई, तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है। तो इंदिरा गांधी को हमने निकाला इसलिए था। कांग्रेस 44 पे आई है, कई राज्यों से कांग्रेस गायब है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने सत्ता के दम पे लोगों का शोषण किया, कांग्रेस का नंगा नाच लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। वो आप करोगे तो आपको भी खत्म किया जाएगा। कौन मठाधीश, कहां रहे संपादक? संपादक नतमस्तक होते हुए देखे हैं मैंने। क्या जरूरत है? एक छपास और दिखास, इंदौर का शब्द है, छपास और दिखास। शीतल जी, जो जिसको रोग है ये छपास और दिखने का, कुछ संपादकों को भी दिखने का शौक है, टेलीविजन चैनल पे जाने का। एक वरिष्ठ संपादक है, पद्मश्री मिली है उनको, मध्य प्रदेश के सुपूत है वो। आज तक में एक लड़की जो उनकी एक्सपीरियंस के आधे उम्र की होगी, वो उनको कहती है चलते प्रोग्राम में आप चुप रहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता, और वो चुप हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य है इस पत्रकारिता का। तो आपको ये देखना है परिप्रेक्ष्य क्या है, सब्जेक्टिव चीजें होती है। आज आप सत्ता में आते हो तो आपको सब हरा हरा दिखने लगता है, और आप सत्ता से बाहर जाते हो तो आपको सब गलत दिखने लगता है। और यहाँ पत्रकारिता सही का प्रखर नहीं, पत्रकारिता मरेगी नहीं, पत्रकारिता रहेगी, क्योंकि पत्रकारिता में आज सोशल मीडिया भी आ गया है। पत्रकारिता में ऐसे भी लोग हैं जो दुकान खोल के नहीं बैठे हैं, जिनके भी इनकम टैक्स की। आज एक पोर्टल को पूछा जाता है 20 करोड़ कहां से आए, और सरकार अर्णव गोस्वामी को नहीं पूछती कि तेरे पास इतना पैसा कहां से आया, तू तो नौकरी छोड़ के गया था। उसको कोई सवाल नहीं पूछेगा। बीजेपी के राज्य में यदि कहीं बलात्कार होते हैं तो सवाल नहीं पूछे जाते, साधुओं की हत्या होती है तो सवाल नहीं पूछे जाते। नॉन बीजेपी राज्यों में एकदम उबाल आता है। तो पत्रकारिता डिवाइड हो गई है। एक बिल्कुल गोद में बैठे हैं, कुछ लोग जो गोद में नहीं बैठ पा रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं, और कुछ हमारे जैसे हैं जो सुबह से शुरू होते हैं शाम तक, दिन में 2 बार संघी घोषित होते हैं, 2 बार कांग्रेसी घोषित होते हैं, और रात को लेफ्ट वाले बन के घर जाते हैं। और मैं ही अपने आप को पूछता हूं रात को कि मैं हूं क्या। सुबह यदि नरेंद्र मोदी ने कोई अच्छा काम किया कि वैक्सीनेशन की अच्छी प्रयास किया, ट्रायल का, उनको अच्छा बोला तो मैं संघी हो गया। और मैंने बोला कि राहुल गांधी ने उठाया हुआ सवाल क्या गलत है, हम दो और हमारे दो में क्या बुराई है, तो फिर मैं कांग्रेसी हो गया। मैंने ममता के कुशासन पे बोला तो मैं लेफ्ट हो गया। और रात को मैं अपने आप को ढूंढता हूं कि मैं हूं कहां, लेकिन मैं उन जनता के दिल में होता हूं, क्योंकि जनता जानती है कि दलाल कौन है और दलाल कौन नहीं है। जब देश आजाद हुआ तो दिल्ली में बहुत सारे लोग बाहर से आए, वो संपन्न लोग थे, भिखारी होके आए। तो चांदनी चौक के पटरी पे वो काम करते थे, छोटी छोटी दुकानें लगाते थे। 10-20 साल में वो पटरी वालों ने वो दुकानें खरीदी पीछे की, और पीछे की दुकान वाले पटरी पे आ गए। 2014 और 8 में यही फर्क है। पहले दुकान में थे, वो पटरी पे आ गए, जो पटरी वाले थे दुकान में गए। तकलीफ दोनों को हो रही है, लेकिन उन ग्राहकों की क्या गलती। पहले भी मैं दुकान की में खरीदता था तो पटरी वाला बोलता था तू मेरे से खरीद, दुकान वाला महंगा देता है। आज जो पटरी पे है, आज उसी दुकान को गाली दे रहा है, एक टेबल में वो दुकान में था। तो ये दुकानदारों पे मत जाइए। विचारधारा के साथ जो पत्रकारिता करते हैं वो पत्रकारिता नहीं होती। पत्रकारिता को विचारधारा नहीं होती, पत्रकारिता को सच्चाई होती है, पत्रकारिता को समाज का सरोकार होता है। यदि इस बोलने से, मैं मानता हूं 2 संपादक जो गए थे उस समय, यदि पत्रकार को लगा कि मेरे बीच में बोलने से समाज का भला होता है तो वो बोलेगा, और यदि पत्रकार को लगता है कि मेरे बोलने से समाज का भला होता है और ये चीज रोक सकती है तो वो करना। टॉलरेंस सीखना चाहिए लोगों को। और आप एक चैनल एक सुन की, मेरी भी बात सुन के मत मानिए कि यही सही है। आपने 2 वक्ताओं को सुना, बहुत सारे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, मेरे से भी सीनियर हैं, इनको भी सुनिएगा और फिर आप समाज में देखिएगा।
₹100 का पेट्रोल क्या आपको तकलीफ नहीं देता? और यदि ₹100 का पेट्रोल इस देश के विकास के लिए जरूरी है, तो फिर जब कांग्रेस समय में पेट्रोल बढ़ता था तो फिर ये लोग रास्ते पे क्यों आते थे? क्या इनको विकास नहीं चाहिए था क्या? ये सवाल मैं उठाता हूं। क्योंकि आपको विरोध करना था तो आप विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध करेगी तो विरोध नहीं होगा क्या? पिछले दिनों ने राहुल, विपक्ष ने कुछ कहा, राहुल गांधी उसमें थे, तो सारे चैनलों, उसमें पाकिस्तान में वो कोट हुआ, सारे चैनलों पे डिस्कशन चलने लगा, क्या हमारा विपक्ष पाकिस्तान को मदद कर रहा है क्या? वही चैनल जब पाकिस्तान में विरोधी पक्ष अपने सरकार को घेरते हैं तो तब हम पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हैं, उन्हीं के लोगों को कोट करते हुए। तो वहां का विरोधी पक्ष क्या इंडिया के लिए काम करता है क्या? भारत का विरोधी पक्ष भारत को सवाल पूछेगा, और सवाल पूछेगा, ये तो सवाल पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? जिस गीता को हम पूछते हैं, जिस गीता को हम सबसे बड़ा कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, जिस गीता पे हम पूरा देश, पूरा ये भारत वंश इतराता है, वो गीता क्या थी? सवाल जवाब ही तो थे। यदि श्री कृष्ण ने कहा होता कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, सवाल मत पूछ, बोल रहा हूं युद्ध कर, ज्यादा बात खाली दूंगा एक लपड़, तो गीता ना आती। हर चीज का निराकरण करना है। आज 1.5 साल के लिए कृषि कानून आप शिथिल करना चाहते हो, अरे 2 दिन का डिस्कशन ही करवा लेते राज्यसभा में। क्या जरूरत थी वॉइस वोट से पास करने की? जब कांग्रेस सत्ता में थी, यूपीए सत्ता में थी, तो सदन चलाने का काम कांग्रेस का था। अब कांग्रेस विपक्ष में है तो सदन चलाने का काम भी कांग्रेस का ही है। कि कांग्रेस का लिख के लाई क्या अपनी किस्मत में सदन? अरे भाई आप भी तो हो, कभी तो पक्ष में हो तो पक्ष में रहने की बात करो। बार बार कहा जाता है, कितना देश को भ्रमित किया जाता है, कंटेंट पे कोई बात नहीं करता। तो 11 दिन तक आपके मंत्री क्या कह रहे थे? तोमर साहब से इस्तीफा ले देना चाहिए। 11 दिन तक तोमर साहब भजिया खा के वापस आ गए, चाय पी के। किसानों के साथ 11 बार क्या मीटिंग हुई? कुछ तो कंटेंट पे बात की होगी किसानों ने। इस देश का किसान मूर्ख तो नहीं है जो सबका पेट भरता है। कंटेंट पे बात नहीं की, इंटेंट पता नहीं है, और जब इंटेंट बता दिया तो फिर मिर्ची लग गई। किसी को कोई पूछता नहीं, किसी को कोई बात नहीं की, मैं जो कहूं वो सर पूरी दिशा। पर ऐसा नहीं है कि हमको भी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री भी मिलते हैं, बोलते हैं, हमें भी बोलते हैं सांसद कहीं कि चुनाव जीतने लायक नहीं रहे हम, यदि किसान वाला मामला बिगड़ गया तो। किसान किसने किया भाई? किसान आंदोलन यदि होता है, दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? क्या कभी कोई पुलिस डिपार्टमेंट मात्र किसी ने कागज लिखने पे मान लेता है क्या? उसके पास बी प्लान होता है, उसके पास सी प्लान होता है, उसके पास डी प्लान होता है। इतना हंगामा होने दिया। शाहीन बाग, पूरे दिल्ली के चुनाव तक शाहीन बाग होते दिए। किसने कहा शाहीन बाग होने से क्या हुआ? मैंने बोला बीजेपी का 6% वोट बढ़ गया। जो बीजेपी 30-32 पे आजादी के बाद से दिल्ली में स्ट्रगल कर रही थी, वो 38 पे पहुंच गई। ये होता है राजनीति। राजनीति के मायने अखबारों में खबर और नेताओं के भाषण सुनने में और पार्लियामेंट का डिबेट सुनने में नहीं। आजकल तो पार्लियामेंट में भी झूठ बोला जाता है। झूठ बोलना ये आजकल हमारी ये हो गई। जब 4 सदी के संतों को हम इकट्ठा मिलवाते हैं, तो मैं एक चैनल पे था, किसी ने कहा प्रधानमंत्री ने 4 सदी के संतों को इकट्ठा मिलवा दिया। मैंने बोला उन्होंने गलत नहीं किया, उनका भाषण किसने तैयार किया था मुझे पता है। बोले कौन? मैंने लोकमान्य तिलक कल रात को आए थे मेरे घर चाय पीने। लोकमान्य तिलक आए थे, मैंने 8-10 लोगों को गोखले होके सबका नाम लिया, मैंने सबने लिखा है भाषण। बोले अमानकर जी मजाक कर रहे हो, उनको मरे सालों हो गए। मैंने मेरा प्रधानमंत्री 3-3 सदियों को लोगों को इकट्ठा बिठा सकता है यार, नाली में से गैस से वो चला सकता है। हम तालियां बजाते हैं, एक गलत करते हैं। जब नाली पे मटका रख के गैस से चूल्हा जलता है और आईआईटी के बच्चे ताली बजाते हैं, तो मुझे उस आईआईटी के बच्चों पे दया आती है। सवाल क्यों नहीं पूछते? सवाल पूछना चाहिए। क्या होगा? राष्ट्रद्रोही करार किया जाएगा ना। अपने गरेबान में देखिए कि आप राष्ट्रद्रोही हो गया। मैं बोलता हूं जो सवाल नहीं पूछते वो राष्ट्रद्रोही है। कल यदि ये राष्ट्र किसी और रास्ते पे चला गया तो ये सब हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोह हम सब कर रहे हैं, चुप रहेंगे।
इंदिरा गांधी के समय लोग चुप रहे तो इमरजेंसी लग गई, देश ने ठेका झेला है। यदि अघोषित इमरजेंसी का सामना आप कर रहे हो तो मात्र आपका चुप रहना है, ये सबसे बड़ा आपकी गलती है। सवाल पूछिए, सांसदों को पूछिए, एमएलए को पूछिए, कारपोरेटर्स को पूछिए, सवाल पूछिए। मात्र मैं जनता का सेवक हूं बोलने से नहीं होता, उसे सेवा करवाइएगा और अधिकार से करवाइए, तब जाके पता पड़ेगा कि देश में प्रजातंत्र कहां जा रहा है। 2014 और 2015 की बात क्या होती है। और एक बात बता दूं, उसने गलतियां की इसलिए हमें गलती करने का लाइसेंस नहीं है, ये बात ठप सोच ले। क्योंकि संविधान की शपथ लेके मस्तक को लगा के संविधान यदि आप शपथ लेते हो तो फिर उस संविधान की रक्षा भी करनी होगी। मात्र झूठ बोल के बरगलाया जा सकता है, झूठ बोल के आपका पेट नहीं भरा जा सकता। आप गलत फिगर देख के बता सकते हो एम्प्लॉयमेंट हो गई है, लेकिन बेरोजगार रास्ते पे बता देगा देश में बेरोजगारी क्या है। ज्यादा बोलूंगा नहीं, संयोजक भी तकलीफ में आ जाएंगे, मैं तो तकलीफ में रहता ही हूं। आज इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।